प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। आज हम लोग कक्षा 9वीं जैक बोर्ड जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसका मॉडल सेट 2 को देखेंगे। इसमें टोटल 19 प्रश्न है। इनमें से केवल आपको 13 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन हम लोग इस 19 प्रश्न को हल करेंगे। इनमें से जो आपको आसान लगे 13 प्रश्न उसको ही लिखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इसका आपको आंसर लिखना है, नाज़ी पार्टी का संस्थापक हिटलर था। अब देखिए, इसका दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस तरह किसान घूम घूम कर खेती करते हैं, जिसे झूम या घुमंतू खेती कहते हैं। तो देखिए, इसका अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, निर्धनता से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इससे हम लोग क्या कहेंगे, निर्धनता। अब देखिए, चौथा जो प्रश्न है हमारे पास वो इस तरह से है कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वो 6 कौन कौन सा अधिकार है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे आप लोग बुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर बेहतर होगा कि आप पहले बुक को पढ़ें फिर इसको पढ़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मौलिक हमारा अधिकार है वो 6 इस प्रकार से है। तो आप पहले बुक में देखेंगे फिर पढ़ के इसका आंसर लिखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका छठा जो प्रश्न है वो ये है हमारा कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता क्या है, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग के कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अब देखिए, इसका हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। देखिए, 7 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयंभेव वन अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए, इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये 8 नंबर प्रश्न को। देखिए, 8वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास इसमें यह कहा गया है कि नाज़ीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो नाज़ीवाद की क्या मुख्य विशेषताएं थी, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, नाज़ीवाद की मुख्य विशेषताएं ये थी। पहला नंबर आपको लिखना है, नाज़ी के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए ना कि राज्य लोगों के लिए। फिर दूसरा जो हमारा है इसमें यह है कि नाज़ी लोकतांत्रिक तथा संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थे। तीसरा जो हमारा है वह नाज़ी शक्ति का प्रयोग ज़्यादा करते थे तथा युद्ध में विश्वास रखते थे। फिर देखिए, चौथा है हमारे पास, नाज़ी यहूदियों को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि जर्मनी पर यहूदी होने से आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि वनों का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु परोक्ष रूप से सभी जीविका के साथ जुड़े हुए हैं। जंगलों से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है जो फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। वन जैव प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करता है। वन भू कटाव को भी रोकते हैं, फसलों को संरक्षण देते हैं तथा उनकी उपज को बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसका 10वां नंबर जो प्रश्न है वो ये है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ
परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न समयों और स्थानों में भिन्न होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तुलना में अधिक कैलोरी ऊर्जा आय को निर्धनता का आधार माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं। साथ ही गांव में वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक निर्धनता रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंड के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तन होता है। अब देखिए हम लोग इसका 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये जो 11 नंबर प्रश्न हमारे पास, इसमें कहा गया है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को इस तरह से लिखना है कि अनुसूचित जनजाति और अनुचित जनजाति अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब देखिए इसका तीसरा जो है पॉइंट, वो आपको इस तरह से लिखना है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 12वां नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25वें वर्ष पूरे किए हैं। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। देखिए अब 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उसे हम लोग देखेंगे। घने उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं। तो इसका पहला जो आपको लिखना है कि अधिकांश पार्टियों में कुछ एक परिवारों को जोर है और इनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। अब दूसरा जो लिखेंगे हम वो है कि अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव से कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोवेश एक से होता है। फिर इसका जो चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इसको इस तरह से लिखेंगे कि आज भी चुनाव जाति व धर्म के आधार पर लड़ी जाती है। बहुत जाति के उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाता है। अब देखिए इसका 14वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? इसका आपको कारण लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत हैं जिनके कारण मानसून पवनें पश्चिमी में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम होती जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब देखिए इसका 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से आपका जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म का रहेगा, इसको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। देखिए इसका जो 15 नंबर प्रश्न है हमारा, यह है कि नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला आपको लिखना है युवाओं का विचार परिवर्तन, दूसरा स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन, तीसरा खेल गतिविधियाँ और चौथा औरतों के बीच भेदभाव।
अब देखिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड से संबंधित सारा अपडेट और कक्षा 6वीं से 10वीं तक का सारी बेसिक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला है निर्गत कीमत। तो इस पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए समाज के गरीब वर्गों को विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज दिया जाता है उस कम कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। देखिए अब जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है इसको देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो मौलिक या मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो नागरिक का विकास, खुशी एवं भलाई के लिए बड़े आवश्यक होते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित नागरिकों को दे रखे हैं। पहला हमारा जो है वो यह है कि समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताएं। तो शीत ऋतु की अवस्था में उसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से है। देखिए पहला जो हम लोग लिखेंगे, दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। देखिए अब हम लोग 19 नंबर और आखिरी प्रश्न को देख रहे हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे 5 नंबर का है। इसमें थोड़ा सा आपको चालाकी दिखाना है और पूरा मार्क्स लेना है। तो देखिए 19 नंबर में क्या है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो देखिए जो पर्वतीय वन है हमारा वो कुछ इन हिस्सों में है। हो सकता है शायद आपको इसमें समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता हो, तो आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर आपको मानचित्र की सहायता से समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा मानचित्र में कैसे है। देखिए ये हमारा मानचित्र है भारत प्राकृतिक वनस्पति का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो आपको पहचानना कैसे, देखिए जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है तो इस कलर का जहाँ जहाँ होगा वो सारा क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर देखिए दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इस कलर का जितना है वो सारा क्या, इधर जितना भी है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन देखिए कहाँ पर है, ये वाला। तो ये जहाँ जहाँ पर इस कलर का होगा वो सारे जगह पर क्या होगा, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका जो हिस्सा है पर्वतीय वन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और ये पूरा है पर्वतीय वन। इसी को हम फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है पर्वतीय वन। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर आपसे ही आखिरी बार बोल रहे हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके।